हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग राज्यसभा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपके प्रश्न पत्र में राज्यसभा से कोई विषय आए तो आप आसानी से उसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने राज्यसभा के सभी क्षेत्र को विस्तृत रूप से परिभाषित किया है। आप यदि इस प्रकार से राज्यसभा को परिभाषित करके लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ सबसे पहले हमने परिचय देखा है। परिचय में आपको इसकी पूरी डीपली जानकारी नहीं देनी है, आपको केवल इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी देना है। जैसे संसद के 2 सदनों में से एक राज्यसभा होता है। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 80 में की गई है। ये राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। इसको अनेक नामों से जाना जाता है। बस इतना ही आपको परिचय में देना है। इसके बाद इसके नाम इसको किन किन नामों से जाना जाता है उसको लिखना है। जैसे राज्यसभा को राज्यों का प्रतिनिधि सभा, ये राज्यों के प्रतिनिधि करती है और राज्य से ही इनके सदस्य चुन के आते हैं, इसलिए इसे राज्यों की प्रतिनिधि सभा कहते हैं। उच्च सदन यानी इसके सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है और लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, इसलिए लोकसभा की तुलना में ये अधिक आयु है, इसलिए इसे उच्च सदन कहते हैं। अस्थायी सदन यानी इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। द्वितीय सदन, प्रथम सदन लोकसभा है जबकि द्वितीय सदन राज्यसभा है। द्वितीय सदन इसलिए है क्योंकि धन विधेयक इसमें पेश नहीं किया जा सकता। उसके बाद इसके संगठन की चर्चा की जाएगी। संगठन, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है, जिसमें से 238 सदस्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल से चुने जाते हैं तथा 12 सदस्यों को कला, विज्ञान, साहित्य, खेल आदि के क्षेत्रों से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। यानी राज्यसभा के सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। इसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं से चुने जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिन्होंने कला, विज्ञान, साहित्य आदि के क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल की होती है। इसमें सब प्रत्येक राज्य को अपने अपने क्षेत्र दिए जाते हैं कि किसे लोकसभा में कितनी सीटें मिली हैं। जैसे बिहार को लोकसभा में 16 सीटें प्राप्त हैं, राज्यसभा में 16 सीटें प्राप्त है। वहीं उत्तर प्रदेश को 31 सीटें, जनसंख्या के आधार पर सभी को दिया जाता है सीटें। और सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, इसलिए उसे 1 सीट प्राप्त है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसे 31 सीटें प्राप्त हैं। इसके बाद कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसके 2/3 सदस्य का कार्यकाल 2 वर्षों में समाप्त हो जाता है, जिसके लिए प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होते हैं। इसके 2/3 सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष में समाप्त हो जाता है, यानी प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, जिसके लिए पुनः चुनाव होते हैं। इस प्रकार यह कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसे अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है, जिसे हमने यहाँ पर जाना है, अस्थायी सदन। उसके बाद गणपूर्ति, यानी गणपूर्ति का मतलब है कि सभा में कितने सदस्यों की उपस्थिति पर कार्यवाही शुरू की जा सकती है, उसे गणपूर्ति कहते हैं। गणपूर्ति से आशय यह है कि कितने सदस्यों की उपस्थिति में सदन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। इसके लिए सदस्यों का 1/10 भाग रहना आवश्यक है, यानी 1/10 भाग सदस्यों का उपस्थित रहेगा तो अभी कार्यवाही शुरू हो सकती है। जैसे 250 सदस्य हैं, इसमें से 250/10, 0 से 0 कट गया और 25 सदस्य, यानी प्रत्येक 25 सदन उपस्थित रहने पर ही इसकी कार्यवाही शुरू की जा सकती है, अन्यथा नहीं। जैसे लोकसभा में 25 सदस्य हैं, राज्यसभा में 25 सदस्य हैं, तो कार्यवाही शुरू होगी। यदि उसमें से एक सदस्य बाहर चला जाता है या कहीं चला जाता है तो कार्यवाही बंद कर दी जाएगी। उसके बाद योग्यता,
यानी लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए। इसे हमने लोकसभा के चुनाव में भी देखा था। इसमें भी वही योग्यता है जो लोकसभा के चुनाव में थी। जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित न हो, यानी विदेशी नागरिक हो आकर भारत के राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। 25 वर्ष के व्यक्ति या 29 वर्ष के व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। आप यदि IAS है या IPS किसी लाभ के पद पर हैं तो आपको पहले उस पद को छोड़ना होगा, तभी आप राज्यसभा के सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। यदि आप पागल हैं या खुद को दिवालिया घोषित कर लिए हैं तो आप राज्यसभा के सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकते। यदि न्यायालय ने आपको अपराधी घोषित कर दिया है तब भी आप राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। उसके बाद वेतन एवं भत्ते, यानी राज्यसभा के सदस्यों को कितने वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को एक निश्चित वेतन मिलता है। इसके अलावा भत्ते के रूप में उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। वेतन एक निश्चित दिया जाता है, उसके अलावा भत्ते के रूप में अनेक प्रकार की सुविधाएं, जैसे भत्ते के रूप में एक आवास, दिल्ली में रहने के लिए एक आवास दिया जाता है। रेल और प्लेन की यात्रा मुफ्त, आप रेल और प्लेन की यात्रा मुफ्त में कर सकते हैं। पानी, बिजली, गैस मुफ्त। डीजल मुफ्त, यानी घूमने के लिए आपको डीजल भी मुफ्त दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग कार्य एवं अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कौन कौन कार्य करते हैं और इनके अधिकार कौन कौन हैं। राज्यसभा के सदस्य अनेक प्रकार के कार्य करते हैं जो इस प्रकार हैं। एक में विधायी कार्य। विधायी कार्य यानी धन विधेयक, गैर धन विधेयक, यानी धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। वे केवल इस पर अपनी अनुमति देते हैं और यदि 14 दिनों और उस विधेयक को ये केवल 14 दिनों तक ही रोक सकते हैं। धन विधेयक को 14 दिनों तक ही रोक सकते हैं, उसके अलावा नहीं। यदि 14 दिनों में यह अपनी रिपोर्ट नहीं देते हैं तो समझा जाएगा कि धन विधेयक पास हो गया है। और गैर धन विधेयक, गैर धन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। इसके लिए आशय नहीं है कि ये केवल लोकसभा में पेश होगा। इसके बाद कार्यपालिका क्षेत्र। संवैधानिक संशोधन में मंजूरी, यानी यदि आपको संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करना है तो राज्यसभा की मंजूरी बहुत ही आवश्यक हो जाती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसमें समान बहुमत के द्वारा ही किसी संवैधानिक संशोधन को कर सकते हैं, अन्यथा यह नहीं हो सकता। उसके बाद न्यायिक क्षेत्र। न्यायिक क्षेत्र का मतलब है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि को पद से हटाने के लिए इनकी सामान्य भूमिका होती है। यदि आपको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना है तो उसमें जितनी मंजूरी लोकसभा की होगी उतनी ही राज्यसभा की भी आवश्यक होगी। यदि राज्यसभा इसमें मंजूरी नहीं देती है तो उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, इनको पद से हटाने को राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए केवल राज्यसभा में ही विधेयक पेश किया जा सकता है। यानी यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो केवल राज्यसभा में ही विधेयक पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। उसके बाद निष्कर्ष। आपको निष्कर्ष लिखना है कि इसमें हमने क्या देखा। अतः निष्कर्ष तो हम कह सकते हैं कि राज्यसभा लोकसभा की तुलना में एक कमज़ोर सदन है। जैसे हमने देखा कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, और राज्यसभा उसे केवल 14 दिनों तक ही रोक सकती है। इससे हमें पता चलता है कि राज्यसभा लोकसभा की तुलना में कमज़ोर है,
लेकिन इसकी भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर भी राज्यसभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार हमने इसके समस्त जानकारी प्राप्त कर ली। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।